हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप हम 5 एंकर्स के साथ देख रहे हैं दिन की बड़ी खबरों का यह खास बुलेटिन पंचनामा। आगे हम आपको दिखाने वाले हैं चीन की हर साजिश का कैसे भारत दे रहा है जवाब। इसके साथ ही अखिलेश बताएंगे कि पंजाब के किसानों को क्यों सीएम अमरिंदर ने दिखाया दिल्ली का रास्ता, और ये भी दिखाएंगे कि महागठबंधन से क्यों डरते थे पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। बिल्कुल यासिर, साथ ही राजस्थान से एक बहुत ही खौफनाक नाव हादसे की तस्वीरें आई हैं जिनको देखकर दिल दहल गया है, उस पर भी करेंगे बात। चलिए शोभना, ये तमाम बड़ी खबरें तो होंगी ही। इस वक्त की अहम खबर के साथ शुरुआत करते हैं पंचनामा की। जया बच्चन के बयान पर कंगना ने एक बार फिर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर जया को घिरता देखकर अमिताभ बच्चन ने भी एक ट्वीट किया है। संसद में जया बच्चन के बयान के बाद कंगना रनौत लगातार हमलावर हैं। कल उन्होंने अभिषेक और श्वेता बच्चन का नाम लेकर निशाना साधा था। आज कंगना ने लिखा है कि बॉलीवुड में उन्होंने अपना मुकाम खुद हासिल किया है। कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने? एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल, आइटम नंबर और एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया। थाली देशभक्ति, नारी प्रधान फिल्मों से सजाई। ये मेरी अपनी थाली है जया जी, आपकी नहीं। इस बीच सोशल मीडिया पर जया बच्चन लगातार ट्रोल हो रही हैं। आज अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके विरोध करने वालों को जवाब दिया है। झूठे हैं लोग जो सुबह को शाम, शाम को अंधेरा कहते हैं। देखा है हमने चिरागों से जलने वाले चिरागों को घेरे रहते हैं। और आपको ये भी बता दें कि बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर जया बच्चन और रवि किशन के विवाद में शिवसेना भी कूद पड़ी है। सामना में जया बच्चन की तारीफ की गई तो रवि किशन ने एक कविता के जरिए निशाना साधा। जिन लोगों ने सिनेमा जगत से नाम, पैसा सब कुछ कमाया, वे अब इस क्षेत्र को गटर की उपमा दे रहे हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। श्रीमती जया बच्चन के ये विचार जितने महत्वपूर्ण हैं उतने ही बेबाक भी। ये लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ऐसे लोगों पर जया बच्चन ने हमला किया है। श्रीमती बच्चन सच बोलने और अपनी बेबाकी के लिए प्रसिद्ध हैं। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर राजनीति तेज हो गई है। जया बच्चन के थाली में छेद करने वाले बयान की शिवसेना ने तारीफ की तो रवि किशन ने एक कविता के जरिए निशाना साधा। रोक दो नशे के दरिया में बहते हुए पानी को, अभी भी वक्त है, बचा लो देश की जवानी को। वक्त रहते जो ना जागे तुम तो अनर्थ हो जाएगा। नशे की लत से तुम्हारा सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग एंगल पर भी जांच हो रही है। एनसीबी की टीम की ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस मामले में तमाम खुलासे हो रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो 2 तस्वीरें हैं, तस्वीर है सुशांत के लोनावला के फार्म हाउस की। दूसरी तस्वीर में वो आपती टापू है जहां ड्रग्स पार्टी होने की बात सामने आई है। सबसे पहले बात हैंगआउट फार्म की। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की जांच में इस फार्म हाउस का नाम सामने आया है। पता चला है कि यहाँ ड्रग्स पार्टी होती थी। सूत्रों की माने तो 2018 से 2019 के बीच सारा सुशांत के साथ यहाँ कई बार आई थी। मैं बोला हाँ, वो आती थी और उनके साथ पौना बीच भी गए थे और थाईलैंड भी गए थे साथ में, और साहब भी उनके घर जाते थे। हाँ, मैं जब था 2.5 महीना तो मेरे सामने 2-3 बार कैप्री हाइट में आए थे। अब आपती टापू पर एबीपी न्यूज की टीम पहुंची। एनसीबी को बोटमैन जगदीश ने जो बयान दिए हैं उसके मुताबिक सुशांत अपने दोस्तों के साथ इस टापू पर आते थे। इसमें सारा अली खान, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और जैद विलात्रा कई बार शामिल हुए हैं। और आपको बता दें कि सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर आज एनसीबी कुछ और लोगों से पूछताछ करने वाली थी, लेकिन कोरोना के चलते ये पूछताछ नहीं हो सकी। नारकोटिक्स ब्यूरो ने आज रिया की मैनेजर श्रुति मोदी और जया साहा को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिससे ड्रग्स को लेकर पड़ताल होनी थी। पूछताछ के लिए श्रुति मोदी तो सुबह ही एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंच चुकी थी, लेकिन एनसीबी एसआईटी के एक सदस्य के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आज पूछताछ रोक दी गई और श्रुति मोदी को वापस भेज दिया गया। कोरोना को लेकर नियमों के मुताबिक अब एसआईटी टीम के हर सदस्य की कोरोना जांच होगी, जिसके बाद ही आगे पूछताछ हो सकती है। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने अब तक रिया और उनके भाई शौविक समेत कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया है और रिया सुशांत के करीबियों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। और पंचनामा में हम आपको ये भी बता दें कि सुशांत की मौत को लेकर राजनीति भी जारी है। अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को बिहार चुनाव से जोड़ दिया है। ड्रग्स केस में जेल में बंद रिया चक्रवर्ती को कांग्रेस नेता अधीर रंजन का साथ मिला है। हाल ही में पश्चिम बंगाल कांग्रेस की कमान संभालने वाले अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया, बिहार चुनाव के चलते रिया को बलि का बकरा बनाया जा रहा है।
सुशांत सिंह राजपूत को बिहार की लल्ला बना के वो वोट मांग रहे हैं। और ये वोट के लिए अभी किसी को जान पे अगर चोट हो जाए तो कोई परवाह नहीं, इनका वोट आगे है। इसीलिए रिया को फंसाया जा रहा है। बिल्कुल, इसीलिए रिया को फंसाया जा रहा है। दरअसल सुशांत की मौत के बाद से ये बिहार में चुनावी मुद्दा बना है और सभी दल सुशांत के परिवार को न्याय दिलाने का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। सुशांत मामले से जुड़ी हुई ही अगली खबर भी है। सुशांत केस में अब तक 15 करोड़ के लेन देन का सबूत नहीं मिला है, लेकिन बैंक अधिकारियों से पूछताछ में कई बड़ी बातें सामने आई हैं। सुशांत केस में पैसों के लेन देन की जांच को लेकर कल सीबीआई के अधिकारियों ने एचडीएफसी और कोटक बैंक के अधिकारियों से पूछताछ की। इस दौरान सुशांत के बैंक खातों की ऑडिट रिपोर्ट की डिटेल मांगी गई, जिसकी जांच में पता चला कि पिछले 5 साल में सुशांत के बैंक खातों में 70 करोड़ रुपए थे। सुशांत ने 5 करोड़ का टैक्स भरा। सुशांत के खातों से 50 लाख के आसपास रिया के बैंक खातों में गए ये पैसे हवाई टिकट, पार्लर, स्पा और खाने पीने में खर्च हुए। मौत से पहले सुशांत मई महीने में अपने बैंक खातों में नॉमिनी और कुछ बदलाव करने की बात कर रहे थे। हालांकि अब तक जांच में 15 करोड़ के ट्रांसफर की बात सामने नहीं आई है। और अब अगली खबर, चीन से तनातनी के बीच एलएसी पर फिर फायरिंग का खुलासा हुआ है। ये फायरिंग दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से ठीक पहले हुई है। लगातार बातचीत के बावजूद एलएसी पर चीन बाज नहीं आ रहा है। जिस समय मॉस्को में चीन के विदेश मंत्री भारत के साथ शांति की बात कर रहे थे, ठीक उसी समय एलएसी पर जिनपिंग की सेना पैंगोंग के पास गोलियां चला रही थी। खुलासा हुआ है कि 10 सितंबर को विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले एलएसी पर फिंगर 3 और फिंगर 4 के पास फायरिंग हुई थी और इस दौरान दोनों ओर से 100 से 200 राउंड हवाई फायरिंग हुई थी। बताया जा रहा है कि हवाई फायरिंग तब हुई जब चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को फिंगर 4 के इलाके में उनकी मोर्चाबंदी से हटाने की कोशिश की। इससे पहले चुशूल सेक्टर में हुई फायरिंग की घटना के बाद दोनों देशों में तनातनी हुई थी। हालांकि विदेश मंत्री स्तर पर बातचीत के बाद एलएसी पर शांति बनी है और बीते 6 दिनों में कोई घटना नहीं हुई है। और एलएसी पर तनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसद में बयान से चीन बौखलाया हुआ है, जिसकी झलक ग्लोबल टाइम्स में दिखाई दी। पूर्वी लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच चीन एक तरफ शांति की बात कर रहा है तो वहीं उसका सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स युद्ध की धमकी देने में लगा हुआ है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु शिजिन ने कहा कि भारत सरकार घरेलू मोर्चे पर दबाव में है, जिसके चलते वो सीमा तनाव कम करने के लिए समझौता नहीं करेगी। ऐसे में हालात फिर 1962 जैसे होंगे। इसके साथ ही चीन ने एलएसी पर भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की बात कही। ग्लोबल टाइम्स के लेख में लिखा गया कि अपने भ्रमित आत्मविश्वास के कारण भारतीय सेना ने पहले ही एलएसी पार कर चीन को उकसा दिया है। अगर भारतीय सैनिक वापस नहीं लौटते और राजनयिक प्रयास विफल होते हैं तो भारतीय सैनिकों को बलपूर्वक निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ये पहला मौका नहीं है कि जब दोनों देशों की बातचीत के बीच ग्लोबल टाइम्स की ओर से उकसावे जैसी बात लिखी और कही गई है। तो साफ नजर आ रही है चीन की बौखलाहट। अब सर्दी के मौसम में चीन से टकराव के लिए भारतीय सेना की तैयारियों पर नीरज राजपूत की रिपोर्ट देखिए। लद्दाख में सर्दियां आने वाली हैं। मौसम अभी से ठंडा हो चुका है, लेकिन वहां का माहौल फिलहाल बेहद गर्म है। आसमान में लगातार लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं और नीचे जमीन पर बोफोर्स तोपें तैयार की जा रही हैं। इस वक्त हम एक ईएमई यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिट की सेंटर में है, जो एक वर्क्स जो रिपेयर सेंटर है। वहां पर ये बोफोर्स तोप है जो बताती है कि बोफोर्स तोप इस वक्त भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर तैनात कर रखी है। उसमें अगर कोई कमी आती है, क्योंकि बहुत पुरानी ये गन्स है, लेकिन इन पर सबसे ज्यादा विश्वास अगर भारतीय सेना करती है अपने तोप खाने पर, आर्टिलरी पर, तो इन बोफोर्स तोप पर करती है। बोफोर्स तोपों को स्वीडन से खरीदा गया था। इन्हें 6 सदस्यों का दल ऑपरेट करता है। ये 1 मिनट में 10 गोले दाग सकती हैं। इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त मारक क्षमता है। बोफोर्स तोपों के अलावा यहीं पर एंटी एयरक्राफ्ट गन भी मौजूद है, ताकि जब जरूरत पड़े तो इससे निकली गोलियां दुश्मन को जमीन पर गिरा दे। ये तो सिर्फ झलक भर थी। इसके अलावा और भी दूसरे हथियारों को एलएसी पर मौजूद सैनिकों के पास पहुँचाया जा चुका है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर पाकिस्तान की नापाक हरकत को लेकर है। समुद्री सीमा पर पाकिस्तान की नई करतूत सामने आई है। भारतीय जल सीमा से पाकिस्तानी मरीन एजेंसी ने 36 मछुआरों का अपहरण कर लिया है। ये मछुआरे गुजरात की 7 बोट पर सवार थे। साथ में 6 बोट पोरबंदर जबकि 1 बोट वेरावल की थी। बताया जा रहा है कि मानसून के बाद ये मछुआरे पहली बार बोट लेकर मछली पकड़ने को निकले थे और इस दौरान पाकिस्तान मरीन ने इनका अपहरण कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा से पाकिस्तान की ओर से मछुआरों के अपहरण की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में मछुआरों का अपहरण किया है। आगे बढ़ते हैं, अगली अहम खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में एक युवक का शव मिलने के बाद तनाव बढ़ गया है। लोगों का आरोप है कि युवक की मौत पुलिस हिरासत में हुई।
सोपोर में युवक की मौत की खबर मिलते ही स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। महिलाओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस के मुताबिक 22 साल के इरफान को हथियार के साथ बरामद किया गया था, लेकिन बाद में वो पुलिस हिरासत से भाग गया। अगले दिन उसका शव मिला। तनाव बढ़ता देख पुलिस के आला अधिकारियों ने जांच का भरोसा दिया है। पुलिस परिवार वालों का कहना है कि इरफान का आतंकियों से कोई संबंध नहीं था। और अब अगली खबर, केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेश का विरोध कर रहे किसानों को मनाने के लिए पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्हें दिल्ली जाकर अपनी बात रखनी चाहिए। पंजाब के अलग अलग शहरों में कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने फिलहाल हाईवे पर धरना खत्म कर दिया है। आगे की रणनीति के लिए कल किसानों की कोर कमेटी की बैठक होगी। इस बीच किसानों को मनाते हुए सीएम अमरिंदर सिंह ने अपील की है कि वो दिल्ली चलें ताकि केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेश के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सके। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲ ਰੋਕਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਣਾ ਹੈ और ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ तो चलो दिल्ली। अमरिंदर सिंह ने किसानों की बात करते हुए ये आशंका भी जताई कि लोगों की नाराजगी का फायदा उठाकर पाकिस्तान कोई शरारत कर सकता है। और देखिए, केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेश को कांग्रेस ने किसान विरोधी बताया है। इस पर बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस किसानों के फायदे वाले बिल का विरोध कर रही है। यह आपको सुविधा देता है कि अनाज मंडी से बाहर भी आप बेच सकते हैं और आप अपने दाम को तय कर सकते हैं। और इसी तरीके से ये ट्रांसपेरेंट पारदर्शी व्यवस्था है और किसान कंपेयर कर लेगा कि कहां हमको उचित दाम मिल रहा है। लेकिन देश में इतनी चुनौतियां हैं, उसके बीच में आपने ये किसानों का पेट पर लात मारने का काम किया, तो ये बदनीयत दिखती है केंद्र सरकार की। और इसी मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन के बीच लोकसभा में केंद्र सरकार का एक जवाब किसानों का गुस्सा बढ़ा सकता है। केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेश के खिलाफ कई राज्यों के किसानों ने मोर्चा खोल रखा है और सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन के बीच लोकसभा में सरकार ने किसानों की मौत के आंकड़ों को लेकर सवाल किया। कृषि मंत्रालय की ओर से इस पर लिखित जवाब में कहा गया कि सरकार के पास 2016 के बाद किसानों की खुदकुशी का कोई आंकड़ा नहीं है। सरकार के बाद कर्ज के चलते किसानों की मौत के 2015 तक के आंकड़े हैं। सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि फिलहाल किसानों की कर्ज माफी को लेकर उनकी कोई योजना भी नहीं। जाहिर है कि सरकार के इस जवाब ने विरोधियों को उस पर हमला बोलने का एक और मौका दे दिया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में शामिल हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने लालू यादव पर जमकर निशाना साधा है। एबीपी न्यूज से बातचीत में मांझी ने कहा कि आरजेडी में सीटों का सौदा होता है। अब तो स्वर्गीय रघुवंश बाबू की बात याद कीजिए कि उन्होंने क्या कहा था कि यहाँ सीटों की बिक्री होती है, पैसा का लेन देन होता है। वो स्पष्टवादी से बोल दिए। हम डरे हुए नहीं बोलते थे, लेकिन अंदर से ही हमारा कहना था कि ये तो अंतिम समय में इसीलिए सीट का डिक्लेरेशन करते हैं कि तब तक के सारा सौदा ये अपना कर लिए होते हैं, तब फिर जो बचा कुचा होता है तब होता है। तो हम तो समझते हैं कि दलित चेहरा या दलित के सबसे ज़्यादा विरोधी अगर हैं तो माननीय लालू प्रसाद जी हैं। आपको यह भी बता दें कि बिहार में चुनाव प्रचार के लिए नेताओं की तस्वीरों वाले टी शर्ट, टोपी और मास्क भी अब बाजार में आ गए। पटना में आरजेडी दफ्तर के सामने मौजूद इस दुकान में आरजेडी नेताओं की तस्वीरों वाली टी शर्ट है, तो साथ में पप्पू यादव की पार्टी के प्रचार करने वाले मास्क भी हैं। किसी को लालटेन की छाप वाली टोपी पसंद आ रही है तो कोई तेजस्वी यादव की तस्वीरों के साथ आरजेडी के नारे का प्रचार करना चाहता है। टी शर्ट बेची जा रही है और जिस पर लिखा हुआ है, एक तरफ तेजस्वी और तेज प्रताप की तस्वीरें हैं, बीच में लालटेन, तेज रफ्तार, तेजस्वी सरकार। ये जो टी शर्ट है ये अलग अलग टी शर्ट बनाए गए हैं। इस टी शर्ट में जो गोल गले का टी शर्ट है उसका अलग दाम है, उसके बाद ये पोलो टी शर्ट कहते हैं, इसका अलग दाम है, और अलग अलग पीछे में भी लिखा हुआ है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। जैसे जैसे चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है, इन टी शर्ट और मास्क की मांग भी बढ़ रही है। दूसरे शहरों से भी ऑर्डर आने लगे हैं। आने वाले वक्त में ऐसे कपड़ों की मांग और तेज होने की उम्मीद है। अगली खबर भी बिहार चुनाव से ही जुड़ी हुई है। बिहार में चुनावी तैयारियों के बीच पार्टियों के वादों पर वार पलटवार जारी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के 6 साल पुरानी इस ट्वीट ने बिहार में विरोधियों को बीजेपी पर वार का मौका दे दिया है। मोदी सरकार के मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 6 साल पहले
दरभंगा और भागलपुर की जनता से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का वादा किया था। 6 साल बीत जाने के बाद भी इस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ तो चुनावी सरगर्मी के बीच केंद्रीय मंत्री का पुराना ट्वीट सोशल मीडिया पर तैरने लगा, जिसके बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर रविशंकर प्रसाद के दावों पर सवाल उठाए और पूछा कि आखिर शीघ्र की परिभाषा क्या होती है। दरभंगा से सांसद रह चुके कीर्ति आजाद ने भी रविशंकर प्रसाद के पुराने ट्वीट को रीट्वीट करते हुए बीजेपी के चुनावी वादों पर सवाल उठाए हैं। और बिहार चुनाव में इसके दौरान निकले माननीयों पर जनता का जो गुस्सा है वो फूटने का सिलसिला फिलहाल जारी है। इस बार हाजीपुर और महनार में नेताजी को विरोध का सामना करना पड़ा। बिहार में वोटों की फसल काटने के इरादे से निकले विधायकों को जनता का कांटा चुभने लगा है। ये 2 तस्वीरें उसी की बानगी पेश कर रही हैं। बिहार के हाजीपुर में बीजेपी विधायक अवधेश सिंह एक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन बीच रास्ते में खराब सड़क की समस्या को लेकर लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। नेताजी समझाने बुझाने गाड़ी से बाहर निकले, फिर से अपने पुराने वादे दोहराए, लेकिन जनता का रुख नरम नहीं पड़ा। आखिरकार नेताजी को ही पांव पीछे खींचने पड़े। दूसरी घटना वैशाली जिले के महनार की है, जहां जेडीयू विधायक उमेश कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ चकेशो गांव पहुंचे थे। इससे पहले कि विधायक जी अगले 5 साल के लिए कोई वादा करते, उससे पहले जनता ने उनसे पिछले 5 साल का हिसाब मांगना शुरू कर दिया। इसके बाद समर्थकों ने मामला संभालने की कोशिश की, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई और बात हाथापाई तक पहुँच गई। किसी तरह विधायक के बॉडीगार्ड ने बीच बचाव कर मामला शांत किया और नेताजी अपनी बात कहे बिना लौट गए। आप देख रहे हैं पंचनामा। हवाई यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है, आने वाले दिनों में हवाई यात्रा सस्ती हो सकती है। केंद्र सरकार कोविड-19 संकट के बीच एयरलाइंस कंपनियों को बड़ी राहत दे सकती है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से नुकसान का सामना कर रही एविएशन इंडस्ट्री ने मोदी सरकार से मांग की थी कि एटीएफ के ऊपर लगने वाली 11% एक्साइज ड्यूटी को घटाकर 0 कर दिया जाए। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में इस मामले पर जवाब दिया और कहा कि सरकार एक्साइज ड्यूटी को घटाने पर विचार कर रही है। एटीएफ के दाम प्रति 15 दिनों में तय होंगे। फिलहाल प्रति माह एटीएफ की दरें तय होती हैं। अब अगर सरकार एक्साइज ड्यूटी को घटाने का फैसला लेती है तो हवाई किराया कम हो सकता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए पंचनामा में आगे बढ़ते हैं और बात एक खौफनाक हादसे की करते हैं। राजस्थान के कोटा में चंबल नदी में एक नाव डूबने से 10 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग लापता हैं। 45 लोगों से भरी ये नाव किनारे पहुंचने से थोड़ी ही दूर रह गई थी और तभी नाव डूबने लगी। देखते ही देखते चीख पुकार मच गई। किनारे खड़े लोग जब तक कुछ कर पाते, नाव पूरी तरह पानी में समा गई। इसके बाद शुरू हुआ लोगों को पानी से निकालने का सिलसिला। कुछ लोग खुद तैरकर बाहर आ गए, कुछ लोगों को तैराकों ने बाहर निकाला और कुछ बदनसीब पानी से बाहर निकल ही नहीं पाए। क्या बजे की बात थी? सुबह अच्छा। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर बचाव टीम पहुंची। प्रशासन के आला अधिकारी भी हालात का मुआयना करने पहुंचे। बताया जा रहा है कि नाव पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। साथ ही में 10 बाइक भी लाद दी गई थी। ये लोग चंबल पार कर कमलेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। गुजरात के अमरेली में पानी के तेज बहाव में एक ट्रैक्टर बह गया। ट्रैक्टर में सवार 2 किसानों को बड़ी मुश्किल से बचाया गया। पानी के तेज बहाव में फंसा ट्रैक्टर और ट्रैक्टर पर फंसे 2 लोग। ट्रैक्टर की हालत ऐसी है कि कभी भी पानी की तेज धार में बह जाए। ऐसे में दोनों के साथ साथ किनारे खड़े लोगों की जान भी हिंसक में थी, लेकिन कोई इस पानी में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फिर इन्हें बाहर निकालने के लिए जेसीबी मशीन बुलाई गई। इसके जरिए ट्रैक्टर पर फंसे लोगों को बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद कोशिश हुई कि पानी में फंसे ट्रैक्टर को भी बाहर खींच लिया जाए। जेसीबी मशीन एक बार फिर आगे बढ़ी, लेकिन पानी की रफ्तार और ट्रैक्टर की हालत देखते हुए ये करना खतरों से खेलने जैसा था। लिहाजा जेसीबी मशीन वापस लौट आई। और अब बात करेंगे कोरोना महामारी की। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 50 लाख के पार पहुंच गई है और संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही।
भारत में कोविड-19 के संक्रमण की तेजी का अंदाजा इसी बात से ही लगाया जा सकता है कि आखिरी 10 साल केस महज 10 दिनों में आए हैं और 2 महीने के भीतर करीब 40 लाख केस बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 90,123 नए मामले सामने आए, जबकि 1,290 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,20,000 हो गई है, जिसमें से 82,066 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 9,95,000 हो गई। हालांकि सरकार का कहना है कि भारत में संक्रमितों के ठीक होने की दर दुनिया में सबसे अधिक है। अब तक देश में 39,42,000 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं। तो देश में इस वैश्विक महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या 50 लाख के पार पहुंच गई है और देश के कोरोना के कहर को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र पर हमला बोला है। कोरोना के केस 50 लाख पार होने के बाद ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने कोरोना की रोकथाम को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार की लापरवाही का खामियाजा देश के लोगों को उठाना पड़ा। राहुल ने लिखा, कोरोना काल में बीजेपी सरकार ने एक से एक ख्याली पुलाव पकाए। 21 दिनों में कोरोना को हराएंगे। आरोग्य सेतु ऐप सुरक्षा करेगा। 20 लाख करोड़ का पैकेज। आत्मनिर्भर बने। सीमा में कोई नहीं घुसा। स्थिति संभली हुई है, लेकिन एक सच भी था, आपदा में अवसर। #PM केयर्स। इससे पहले कल राहुल गांधी ने लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की मौत से जुड़ा आंकड़ा न होने को लेकर सरकार पर कटाक्ष किया था। और भारत में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को लेकर एक अच्छी खबर आई है। सीरम इंस्टीट्यूट में वैक्सीन के ट्रायल को फिर से मंजूरी मिल गई। कोरोना वायरस महामारी के बीच दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा कोरोना की वैक्सीन को लेकर हो रही है। एक वॉलंटियर की तबीयत बिगड़ने के बाद DGCI ने सीरम इंस्टीट्यूट में चल रहे ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया था, लेकिन अब सीरम इंस्टीट्यूट को कोरोना वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। DGCI ने ट्रायल शुरू करने की इजाजत के साथ कई शर्तें भी लगा दी हैं। ट्रायल के दौरान वॉलंटियर की सेहत का पूरा ध्यान रखने और किसी भी गड़बड़ी पर सतर्क निगाह रखने को कहा गया है। ब्रिटेन में निजी जांचकर्ताओं ने पूरे मामले की जांच की थी और वैक्सीन को सुरक्षित बताया था, जिसके बाद ब्रिटेन में शनिवार को ही ट्रायल शुरू करने की अनुमति दे दी गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश जाने के लिए अब अन्य राज्यों के लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। कोरोना संकट के बाद बंद हिमाचल प्रदेश की सीमाओं को अब खोलने का फैसला लिया गया है। अब बिना रजिस्ट्रेशन के भी पर्यटक और अन्य लोग हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर सकेंगे। बड़ी बात यह है कि पर्यटकों को अपने साथ कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना भी जरूरी नहीं होगा। साथ ही होटलों में बिना एडवांस बुकिंग के भी पर्यटक हिमाचल में आ जा सकेंगे। हालांकि अगर बाहरी राज्य से आने वाले किसी भी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे सीमा पर ही रोक दिया जाएगा। उधर हिमाचल प्रदेश की सीमाओं को खोले जाने के फैसले के बाद कांग्रेस ने जयराम सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश सरकार कोरोना से निपटने में नाकाम रही है और कंफ्यूजन में इस तरह के फैसले ले रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिन्ना की तस्वीर का मुद्दा एक बार फिर उछाला गया है। चुनावी बेला में फिर से जिन्ना की वापसी हो गई है और बहाना बनी है अलीगढ़ के AMU में छात्र यूनियन के हॉल में लगी जिन्ना की तस्वीर, जिसे चुनावी मौसम में फिर से हवा देने लगे हैं कुछ हिंदूवादी छात्र संगठन। हमने मांग की है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर से जो भारत माता के टुकड़े करने वाले पाकिस्तान के जनक, उस नीच दुर्दांत मानसिकता वाले व्यक्ति की जो तस्वीर लगी है, उस तस्वीर को तोड़ फेंकने का, उतारने का काम या तो प्रशासन करे या फिर अलीगढ़ का समस्त राष्ट्रवादी हिंदूवादी युवा वर्ग करेगा। अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज के छात्रों ने तो बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को इस बारे में चिट्ठी भी लिखी है। अब AMU से जुड़े लोगों के कान खड़े हो गए हैं। वो इसे बिहार चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। बिहार का चुनाव हमारे सामने आ रहा है और हम ये समझते हैं कि बिहार के चुनाव को लेकर के फिर से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और राजनीतिक आधार पर देश को बांटने की साजिश की जा रही है। AMU के अंदर जिन्ना की तस्वीर का विवाद 2 साल पहले भी उछाला गया था। अब अचानक ऐसे समय में इसे हवा दी जा रही है, जबकि बिहार चुनाव का मौसम बन रहा है। और अब खबर अलग हटकर। कोर्ट मैरिज से 30 दिन पहले नोटिस बोर्ड पर जोड़े का ब्यौरा लगाया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस प्रावधान के खिलाफ याचिका लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका में दलील दी गई थी कि इस तरह से लड़के लड़की का ब्यौरा नोटिस बोर्ड पर लगाया जाना न सिर्फ निजता के अधिकार का हनन है, बल्कि इससे दूसरी जातीय धर्म में शादी करने वालों की सुरक्षा पर भी खतरा होता है। केरल की रहने वाली कानून की छात्रा नंदिनी प्रवीण की याचिका में स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 6(2) और 6(3) को चुनौती दी गई है और शीर्ष अदालत से इसे खत्म करने की मांग की गई है। दरअसल स्पेशल मैरिज एक्ट में ये प्रावधान इसलिए किया गया है कि अगर शादी से आपत्ति हो तो वो उसे दर्ज करा सके। अगर 30 दिन में कोई आपत्ति नहीं आती तो शादी करा दी जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ याचिका स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
अगली खबर का रुख करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने के बाद इस बार की रामलीला कुछ खास होने वाली है। अयोध्या में इस बार फिल्मी सितारों से सजी रामलीला होने वाली है। लोग इसे घर पर बैठकर देख पाएंगे। अयोध्या की इस बार की रामलीला में भरत होंगे गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी अभिनेता रवि किशन। अंगद की भूमिका में होंगे दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। नारद मुनि की भूमिका में नजर आएंगे असरानी और अहिरावण की भूमिका निभाएंगे रजा मुराद। इस बार अयोध्या की रामलीला में फिल्मी हस्तियों का जमावड़ा होने जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर की बुनियाद रखे जाने के बाद ये पहली रामलीला होगी, लिहाजा इसकी तैयारियां बड़े स्तर पर हो रही है। अयोध्या में 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक रामलीला की जाएगी, लेकिन कोरोना काल की पाबंदियों की वजह से दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी। रामलीला का सीधा प्रसारण वर्चुअल कराया जाएगा। अगली खबर हरियाणा से है। हरियाणा में प्रयोग चल रहा है कि बिना संक्रमण कैसे स्कूल की पढ़ाई हो सकती है। प्रयोग की सफलता पर निर्भर करेगा स्कूलों का खुलना। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कोरोना काल में स्कूल कैसे खोले जाएं इसका एक परीक्षण है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूल में प्रवेश, थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन, उचित दूरी के साथ पढ़ाई, उचित दूरी के साथ पीटी और स्टाफ रूम में पूरी एहतियात के साथ काम। कोरोना के दौरान अगर स्कूल खोलते हैं तो कुछ ऐसा ही नजारा दिखेगा। स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक, स्टाफ और बच्चों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, जिसका पूरे हरियाणा में एजुसेट के माध्यम से प्रसारण किया जाएगा, ताकि निगतू के सरकारी स्कूल से प्रेरणा लेकर देश के दूसरे हिस्से के स्कूलों को भी खोला जा सके। स्कूल खोलने को लेकर बच्चों के अभिभावकों से राय मांगी गई थी, जिसमें 95% अभिभावकों ने स्कूल खोलने पर लिखित सहमति जताई थी। फिलहाल सोनीपत और करनाल के 2 स्कूलों को चुना गया है, जिसमें 10वीं और 12वीं की कक्षाएं परीक्षण के तौर पर शुरू की जाएंगी। और लॉकडाउन के चलते कोरोना की वजह से 6 महीने से ये स्कूल बंद है। ऐसे में जिनका कारोबार किताबों से जुड़ा हुआ है, उनके व्यापार पर संकट गहरा गया है। पहले लॉकडाउन और फिर स्कूलों के बंद होने से किताब विक्रेता दोहरी मार झेल रहे हैं। और इतना ही नहीं, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से किताबें खरीदने के लिए अब कोई भी नहीं आता है, जिसके चलते बेहद नुकसान उठाना पड़ा है किताब विक्रेताओं को। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस चलने की वजह से किताबों की नहीं के बराबर जरूरत पड़ती है। इसी वजह से किताब की दुकान का व्यापार मंदा पड़ गया है। पहले 80% लोग आते थे, अब तो 20% आसपास आते हैं। किताबों की जरूरत पड़ती भी है तो लोग ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। नहीं, इस सेशन के लिए तो अभी तक बुक्स नहीं परचेज करी हैं। ऑनलाइन ही पीडीएफ्स वगैरह स्कूल प्रोवाइड कर रहा है, तो उसी से वो सब स्टडी वगैरह हो रही है। पढ़ाई की सारी सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध होने से दुकान जाकर लोगों ने किताबें खरीदना बंद कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना संकट में साथ निभाने आई है एप्पल की घड़ी। एप्पल ने सालाना इवेंट में इस बार हेल्थ मॉनिटर करने वाली घड़ी उतारी है। घंटे के वर्चुअल टाइम फाइल्स इवेंट में एप्पल ने वॉच और टैबलेट को लॉन्च किया। पूरा आयोजन कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो के हेडक्वार्टर में हुआ। एप्पल वॉच 6 कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए एप्पल ने एप्पल वॉच 6 को उतारा है। इसमें मौजूद है VO2 मैक्स फीचर, जिसके जरिए सटीकता से हेल्थ को मॉनिटर किया जा सकता है। इसमें सबसे खास है इसका नया सेंसर, जो 15 सेकंड में बॉडी में ब्लड ऑक्सीजन का लेवल नाप सकता है। ये घड़ी स्लिप मॉनिटरिंग करेगी, साथ ही ये भी बताएगी कि कब से यूजर ने हाथ नहीं धोए हैं। एप्पल वॉच सीरीज 6 की शुरुआती कीमत $399 यानी करीब 29,300 रुपए रखी गई है। कंपनी ने इवेंट में अपनी एप्पल वॉच SE भी लॉन्च की है, जो एप्पल वॉच 6 का सस्ता वर्जन है। इसमें eSIM का सपोर्ट होगा, साथ ही फॉल्ट डिटेक्ट और GPS का सपोर्ट भी मिलेगा। इसकी कीमत $279 यानी करीब 20,500 रुपए रखी गई है। दोनों घड़ियां 18 सितंबर से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी। और अब अगली खबर, बेंगलुरु में कुछ होटल मालिकों ने क्लाउड किचन में होटलों को बदल दिया है। वो मोबाइल वैन से लोगों की डिमांड पर फ्रेश खाना पहुंचाते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर देख रही ये वैन दरअसल एक क्लाउड किचन है। पहले आप खाना खाने होटल जाते थे और अब होटल आपके पास पहुंच रहा है। कोरोना की वजह से होटल में खाने वालों की संख्या लगभग 0 हो गई है। ऐसे में बेंगलुरु के होटल मालिक क्लाउड किचन के जरिए लोगों को ताज़ा और हाइजीनिक खाना उपलब्ध करा रहे हैं। People is prepared for to quality food to serve to their door at home. There is a one time people is came to hotel. Now is hotel came to the people doorstep. ग्राहकों को एक बार इस्तेमाल में होने वाली प्लेटों में ही खाना सर्व किया जाता है। ये है अब्दुल रजाक, जो 70 साल से होटल चला रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से होटल का बिजनेस पूरी तरह ठप पड़ गया था। अभी बिजनेस एक 20% भी नहीं है, ऐसा हो गया। और पहला बिजनेस का 20 भी नहीं है अभी बिजनेस। बहुत ऑनलाइन स्टार्ट करना, बाद में थोड़ा
पंचनामा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मिडिल ईस्ट में ट्रंप ने दुश्मनों को मिलवा दिया। इजराइल के कट्टर दुश्मन रहे यूएई और बहरीन ने व्हाइट हाउस में ट्रंप के सामने शांति समझौते पर साइन किए। व्हाइट हाउस में मीडिया के सामने मिडिल ईस्ट में इजराइल के कट्टर विरोधी यूएई और बहरीन एक टेबल पर बैठकर दस्तखत कर रहे हैं। These agreements prove that the nations of the region are breaking free from the failed approaches of the past. Today's signing sets history on a new course, and there will be other countries very, very soon that will follow these great leaders. राष्ट्रपति ट्रंप के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों में बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद, यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शामिल थे। 1948 में आजादी के बाद से इजराइल का अरब देशों से विवाद चलता रहा है। इस समझौते से इजराइल को मान्यता देने में अब जॉर्डन और मिस्र के बाद बहरीन और यूएई का नाम जुड़ गया है। हालांकि फिलिस्तीनी समझौते से खुश नहीं हैं, जिन्होंने अपनी नाखुशी इजराइल पर 2 रॉकेट दागकर जताई। अरब देशों के साथ इजराइल के कई युद्ध भी हो चुके हैं। ऐसे में इस समझौते से शांति की उम्मीद है। ये समझौता इतना बड़ा है कि इसके लिए ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी किया गया है।